हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मॉक टेस्ट 5। आज का वीडियो अपकमिंग उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम के लिए एक सैम्पल पेपर होने जा रहा है। इसमें टोटल 50 एमसीक्यूज़ हैं जो कि न्यू 2024 सिलेबस के डिफरेंट यूनिट से सेट किए गए हैं। सो आई होप दिस वीडियो विल सर्व यू एज अ मॉक टेस्ट एंड विल रियली हेल्प यू इन द प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जामिनेशन। सो फ्रेंड्स, विदाउट मच अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द लाइफ स्पैन ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ का लाइफ स्पैन क्या रहा? सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी। विलियम वर्ड्सवर्थ पैदा हुए थे 7 अप्रैल 1770 को और इनकी डेथ हो जाती है 23 अप्रैल 1850 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोजनी नायडू वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच इंडियन पॉलिटिकल पार्टी। सो सरोजनी नायडू पहली वुमेन प्रेसिडेंट किस इंडियन पॉलिटिकल पार्टी की बनी थी? सो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्लाई कलेक्टिव नाउन फॉर अ पैक ऑफ। सो अ पैक ऑफ यूज करेंगे हम वुल्व्स के लिए। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड टी.एस. इलियट रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। किस ईयर टी.एस. इलियट को नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए? सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ्स ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। सो विलियम वर्ड्सवर्थ की ऑटोबायोग्राफिकल पोएम का टाइटल क्या है? सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, द प्रिल्यूड कहलाती है विलियम वर्ड्सवर्थ की ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटोनिमी इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम मैकबेथ। सो यहाँ पर मैकबेथ से 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनमें से किस में मेटोनिमी का यूज़ हुआ है ये पूछा है। तो 4 सेंटेंसेस हैं, एंड येट वुडेस्ट रॉन्गली विन, I drink to the general joy, oh the whole table, so foul and fair a day I have not seen, is he dispatch। सो मेटोनिमी क्या होती है? मेटोनिमी में हम किसी चीज़ को उसके डायरेक्ट नेम से ना बुलाकर उसी से एसोसिएटेड, क्लोजली एसोसिएटेड किसी चीज़ का नेम ले लेते हैं। जैसे कि हम अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए द वाइट हाउस कह दें तो द वाइट हाउस क्या हो जाएगा? अपने आप में मेटोनिमी हो जाएगा। सो यहाँ पर भी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आई ड्रिंक टू द जनरल जॉय ओ द होल टेबल। सो यहाँ पर मैकबेथ ने जिनको भी डिनर के लिए बुलाया है, तो जो भी लोग टेबल के आसपास बैठे हैं, यानी कि सारे थेन्स जिन्हें उसने डिनर के लिए बुलाया होता है, उन सब के लिए वो ओ द होल टेबल का यूज़ कर रहा है। ही इज सेइंग आई ड्रिंक टू द जनरल जॉय, कि मैं तुम सबके जॉय के लिए पी रहा हूँ। ओ द होल टेबल, होल टेबल स्टैंड्स फॉर ऑल दोज हु आर सिटिंग अराउंड द होल टेबल। सो इसलिए यहाँ पे मेटोनिमी ऑप्शन बी में होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, which is not a part of the structure of the classical ode। सो क्लासिकल ओड का पार्ट कौन सा नहीं है यहाँ पर? सो ऑप्शंस हैं स्ट्रोप, एंटीस्ट्रोप, एक्लॉग्स और इपोड। सो यहाँ पर ये तीनों ही जो हैं, स्ट्रोप, एंटीस्ट्रोप और इपोड, क्लासिकल ओड का पार्ट होते हैं। और इक्लॉग जो होता है वो क्लासिकल ओड का पार्ट नहीं होता है। इक्लॉग अपने आप में एक पोएम होती है जो कि पेस्टोरल टाइप की पोएम होती है और इसी को हम ब्यूकॉलिक भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज मोस्ट ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट टेक प्लेस। सो ट्वेल्थ नाइट मोस्टली टेक प्लेस इन इलीरिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिस्गाइज डज वोइला अडॉप्ट व्हेन शी फर्स्ट अराइव्स इन इलीरिया। सो वोइला किस डिस्गाइज में आती हैं इलीरिया में? सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, अ मैन नेम्ड सिज़ेरियो। सो जब प्ले की शुरुआत होती है तो एक शिपरैक होता है जिसमें वोइला और उसका भाई सेबेस्टियन जो हैं वो डूब जाते हैं, जिनमें से वोइला बचती है और वोइला को लगता है कि उसका भाई सेबेस्टियन डूब चुका है या मर चुका है। सो वोइला अपने आप को डिस्गाइज कर लेती है, अपना वेश बदल लेती है और एक आदमी के वेश में वो ड्यूक ऑर्सिनो के दरबार में उन्हें सर्व करने के लिए पहुंच जाती है और अपना नाम सिज़ेरियो रख लेती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, हु इज सिज़ेरियो? सो सिज़ेरियो इज वोइला इन डिस्गाइज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज सर टोबी बेल्ट्स कांस्टेंट ड्रिंकिंग कंपेनियन।
सो सर टोबी बेल्च का कांस्टेंट ड्रिंकिंग कंपेनियन कौन है यहाँ पर? सर एंड्रयू ऑक्जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्गाइजेज हर सेल्फ एलियाना। सो एलियाना के रूप में अपने आप को कौन डिस्गाइज करता है? सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए सीलिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्शनल जॉनर। सो इनमें से कौन सी एक नॉन फिक्शनल जॉनर नहीं है? सो यहाँ पर डायरीज हैं, ऑटोबायोग्राफीज है, रोमांस है और मेमोयर्स हैं। सो ये सभी अपने आप में नॉन फिक्शनल हैं, डायरीज, ऑटोबायोग्राफीज एंड मेमोयर्स, जबकि रोमांस जो है वो क्या होता है? फिक्शनल होता है। रोमांस जो जॉनर है वो फिक्शनल होती है, जबकि डायरीज, ऑटोबायोग्राफीज इन सभी में नॉन फिक्शन यानी कि रियलिटी का भी इंक्लूजन होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ड्रामा। इनमें से कौन सा ड्रामा का एलिमेंट नहीं है? सो ऑप्शंस हैं स्टेज क्राफ्ट, फीडबैक, कैरेक्टर एंड डायलॉग। सो इजीली आप समझ सकते हैं फीडबैक जो होता है वो ड्रामा में कहीं नहीं होता है, तो फीडबैक ड्रामा का एलिमेंट नहीं है, बाकी सभी ड्रामा के एलिमेंट हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आई मेट हरी हु हैज जस्ट रिटर्न इन द सेंटेंस हु इज। तो इस सेंटेंस में हु कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये पूछा है। ऑप्शन ए है नाउन, ऑप्शन बी है प्रोनाउन, ऑप्शन सी है रिलेटिव प्रोनाउन एंड ऑप्शन डी है एडजेक्टिव। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी रिलेटिव प्रोनाउन। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं आई मेट हरी हु हैज़ जस्ट रिटर्न। सो हरी जो कि अभी अभी वापस आया है, तो यहाँ पर हु बता रहा है हरी का रिलेशन, ठीक है, अभी अभी आए हुए इंसान से, इसलिए ये क्या हो जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेंस द फॉलोइंग सेंटेंस बिलोंग्स टू। आई हैव नेवर सीन हिम। ठीक है, यहाँ पर भी टेंस पूछा है इस सेंटेंस का। सो ऑप्शंस हैं प्रेजेंट परफेक्ट, ऑप्शन बी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ऑप्शन सी है प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड ऑप्शन डी है पास्ट परफेक्ट। सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव नेवर सीन हिम। सो नेवर इस तरह के जो एडवर्बियल्स होते हैं, जस्ट, नेवर, ये सब प्रेजेंट परफेक्ट के साथ हम यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वट वॉज कल्लूज एज व्हेन ही वॉज सेंट टू मुमानीज हाउस। सो जब कल्लू को मुमानी के घर भेजा गया था उस समय कल्लू की क्या एज होती है? सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी अराउंड 7 years। सो कल्लू वॉज अराउंड 7 year old व्हेन ही वॉज सेंट टू मुमानीज हाउस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोम बाय टेनिसन डिस्क्राइब्स अ ग्रुप ऑफ मरीनर हु आइसोलेट देमसेल्व्स फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड आफ्टर ईटिंग फ्रॉम एन इंटॉक्सिकेटिंग प्लांट। सो कौन सी पोएम है टेनिसन के द्वारा लिखी गई जिसमें कुछ मरीनर्स जो हैं वो अपने आप को आउटसाइड वर्ल्ड से अलग कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं, क्योंकि वो एक इंटॉक्सिकेटिंग प्लांट से कुछ खा लेते हैं। सो ये पोम थी द लोटस ईटर्स। इसमें ये लोग लोटस खा लेते हैं जिससे ये लोग इंटॉक्सिकेट हो जाते हैं और बाहरी दुनिया को भूल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एज वॉज कीट्स व्हेन ही डाइड। कीट्स की उम्र क्या थी जब उनकी डेथ हो गई थी? सो कीट्स वॉज डाइड एट द एज ऑफ 25 years। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोम बाई कीट्स इज़ अ रिस्पॉन्स टू हिज ब्रदर्स डेथ। सो कीट्स की कौन सी पोम उसने एज अ रिस्पॉन्स लिखी है अपने ब्रदर की डेथ पर? सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी व्हेन आई हैव फियर्स दैट आई मे सीज टू बी अ ब्राइट स्टार। ब्राइट स्टार करके भी इस पोम का टाइटल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज़ करेक्ट प्रीपोजिशन। सो प्रीपोजिशन से क्वेश्चन है शी विल रिटर्न डैश अ ईयर। सो यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन आप यूज़ करेंगे? ऑप्शन ए है इन, ऑप्शन बी है विद इन, ऑप्शन सी है वन एंड ऑप्शन डी है अराउंड। सो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए? ऑप्शन बी विद इन। शी विल रिटर्न विद इन अ ईयर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज़ करेक्ट कंजक्शन। सो एक क्वेश्चन है कंजक्शन से ही टोल्ड मी ही वॉज इल। ठीक है, सो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं दो सेंटेंसेस, इनके बीच में क्या कंजक्शन लगाएंगे आप? ऑप्शन ए है बिकॉज, ऑप्शन बी है दैट, ऑप्शन सी है एंड ऑप्शन डी नन। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी दैट। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज इल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
अ टॉल स्ट्रॉन्ग मैस्कुलाइन काइंड ऑफ वुमेन। सो इसके लिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछा है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है जो दूसरों का भला चाहता है। ऑप्शन बी एपायरी, एपायरी का मीनिंग होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर हम बीस यानी कि मधुमक्खियों को रखते हैं, यानी कि एक बीहाइव टाइप में प्लेस जो होता है उसे हम कहते हैं एपायरी। इसके बाद है ऑप्शन सी एंड डी। ऑप्शन सी है अमेज़न एंड ऑप्शन डी है एबोरिजिन्स। एबोरिजिन्स हम कहते हैं उन लोगों को जो किसी प्लेस के नेटिव ओरिजिनल लोग होते हैं, ठीक है, मूल निवासी होते हैं किसी जगह के, इसे आदिवासी भी कहते हैं हिंदी में। सो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अमेज़न। अमेज़न एंशिएंट ग्रीक में वॉरियर लेडीज़ को कहते थे जो कि योद्धा होती थी और बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी मैस्कुलाइन टाइप में। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ शेल शॉक्ड वेटरन सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ टू द नॉवल। सो नॉवल में क्या इंपॉर्टेंस है सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ की, जो शेल शॉक्ड यानी कि एक ट्रोमैटिक डिसऑर्डर से जूझ रहे थे। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ही रिप्रेजेंट्स द डिसइल्यूजनमेंट ऑफ द पोस्ट वॉर जनरेशन, यानी कि जो पोस्ट वॉर जनरेशन के माइंड में डिसइल्यूजनमेंट था और उनकी मेंटल हेल्थ जो गिर चुकी थी उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस नावल में सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैक्ट्स फॉर द टाइम्स वॉज पब्लिश्ड बिटवीन। सो ट्रैक्ट्स फॉर द टाइम्स पब्लिश हुई थी 1833 से लेकर 1841 के बीच में। सो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट की जो फिलॉसफी थी उसे ट्रैक्टेरियनिज्म भी कहा जाता था और उसी के अंदर एक टाइटल से ट्रैक्ट्स फॉर द टाइम्स करके एक सीरीज़ पब्लिश हुई थी 90 थियोलॉजिकल जो वर्क्स थे उनकी, जो कि इन्हीं ऑक्सफोर्ड राइटर्स ने लिखी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड वॉज फॉर्म्ड इन। सो प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड फॉर्म हुआ था 1848 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्थेटिसिज्म मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन। सो एस्थेटिसिज्म मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 19th सेंचुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the title of Browning's poem that explores the themes of jealousy and control in Renaissance marriage? So jealousy और control से जो डील करती है वो पोम है My Last Duchess। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोम है ये रॉबर्ट ब्राउनिंग के वर्क्स में, तो इसको ज़रूर पढ़ के जाएं आप अपने एग्जाम के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राउनिंग्स द रिंग एंड द बुक इज़ अ। सो द रिंग एंड बुक है एक वर्स नॉवल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई बेकन कॉल्ड पोइट्री वाइनम डिमोनम। बेकन ने पोइट्री को वाइनम डिमोनम क्यों कहा है? सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इट फिल्स द इमेजिनेशन विद लाइज, क्योंकि ये इमेजिनेशन को झूठ से भर देती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, whom सर रोजर आस्क अबाउट नेक्स्ट संडे सरमन एट चर्च। सर रोजर किससे पूछते हैं कि नेक्स्ट संडे चर्च में किसका सरमन होना है? सो सर रोजर ये पूछते हैं चैपलिन से, क्योंकि चैपलिन एक क्लैरिजीमैन भी हैं जो रिकॉर्ड रखते हैं पूरे ईयर में जो आने वाले संडेज़ हैं उनमें किसका सरमन होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेक्टेटर बिगिन पब्लिकेशन ऑन 1 मार्च 1711 एंड कंटिन्यू टिल। सो द स्पेक्टेटर जो पीरियोडिकल है वो 1 मार्च 1711 से स्टार्ट होता है और कब तक चलता है? टिल 6 दिसंबर 1712 तक। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकन सेज द वांटेज ग्राउंड ऑफ ट्रुथ। बेकन के अनुसार वांटेज ग्राउंड ऑफ ट्रुथ क्या है? A hill not to be commanded, where air is always clear, where air is always serene, or all of these. So correct answer होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, all of these. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बेकन what is heaven upon earth? So बेकन ने heaven upon earth किसे कहा है? A man's mind move in charity, rest in providence, turn upon the poles of truth. So correct answer होगा all of these. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, Bacon says it shall be the last peal to call the judgments of God upon the generations of man. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, Bacon compares falsehood with serpent that goes basely upon the belly. बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, who tries to help Cassio regain his position after he is demoted.
सो डिमोट होने के बाद कौन कैशियो को मदद करता है अपनी पोजीशन को रिगेन करने में? सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, डेस्डिमोना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेज आई हैव अ मदर टू बट व्हाट ऑफ दैट? सो ये लाइन कहती है इमिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीडिंग मेक अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन अकर्स इन। सो बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, ऊपर आ भी चुका है। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑफ स्टडीज़। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकन डिफाइंड हिज एसेज एज। बेकन अपने एसेज को कैसे डिफाइन करते हैं? एज डिस्पर्स्ड मेडिटेशंस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सरपंच इन द नॉवल? सरपंच का क्या रोल है इस नॉवल में? सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, ही इज़ अ विलेज हेडमैन। सो ये विलेज हेडमैन होता है, साथ ही ये ऑपरेसिव कास्ट सिस्टम को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इवेंट्स लीड्स टू बाकाज रियलाइजेशन ऑफ द इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम? सो कौन सी घटनाएं बाका के साथ घटित होती हैं जिससे बाका को जो कास्ट सिस्टम के द्वारा हो रहा इनजस्टिस या अन्याय है वो रियलाइज होता है? सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, हिज एनकाउंटर विद अ हाई कास्ट मैन एट द मार्केट। सो बाका एक हाई कास्ट मैन, मतलब एक हाई कास्ट मैन बाका से टकरा जाता है मार्केट में, जिसकी वजह से बाका को काफ़ी ज़िल्लत, काफ़ी बेइज्जती और मारपीट का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर बाका की कोई गलती नहीं होती क्योंकि हाई कास्ट मैन बाका से टकराया होता है, बाका उससे नहीं टकराया होता है। सो यहाँ पर बाका रियलाइज़ करता है कि जो कास्ट सिस्टम है वो बहुत बड़ा अन्याय है उनके साथ में जो अनटचेबल्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरण वॉज द सन ऑफ। सो रामचरण किसका बेटा था? सो रामचरण बाका का फ्रेंड है और ये बेटा था गुलाबो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड मिस बिनारे वॉज? सो मिस बिनारे वॉज अराउंड 34। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओनली कैरेक्टर हु नोज अबाउट मिस बिनारेज सीक्रेट प्रेगनेंसी। सो यहाँ पर जो एकमात्र कैरेक्टर है, ये जो प्ले विद इन द प्ले है, इसके शुरू होने से पहले जो एकमात्र कैरेक्टर है जिसे पता होता है मिस बिनारे की सीक्रेट प्रेगनेंसी के बारे में, वो कैरेक्टर कौन है? सो वो कैरेक्टर है मिस्टर गोपाल एन पोंगशे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्लेज द रोल ऑफ अ विटनेस? सो यहाँ पे विटनेस का रोल भी करते हैं मिस्टर गोपाल एन पोंगशे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज प्रोफेसर दामले? सो प्रोफेसर दामले कौन है? अ रिस्पेक्टेबल मेंबर इन द सोसाइटी, मिस बिनारेज लवर, अ मैरिड मैन हैविंग 5 चिल्ड्रन। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। सो प्रोफेसर दामले जो हैं वो काफ़ी रिस्पेक्टेबल मेंबर हैं सोसाइटी के, और मिस बिनारे के साथ उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, लेकिन उनके अपनी वाइफ से 5 बच्चे भी होते हैं, और मिस बिनारे जब प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो वो उन्हें छोड़ देते हैं। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी मैसेज कन्वेड इन कीट्स पोम ब्राइट स्टार? सो ब्राइट स्टार में जो प्राइमरी मैसेज कन्वे किया गया है वो है द इंड्यूरिंग पावर ऑफ लव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट्स पोम ला बेले डैम सन्स मर्सी इज। सो ला बेले डैम सन्स मर्सी इज अ बैलेड। इसका इंग्लिश में टाइटल है अ गर्ल विदाउट मर्सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोम्स ऑफ कीट्स इज अ स्टोरी ऑफ द इलॉपमेंट ऑफ 2 लवर्स। सो 2 लवर्स के इलॉपमेंट पे जो पोम लिखी गई है वो है द ईव ऑफ सेंट एग्नेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज राजू बिकम नोन एज? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज राजू बिकेम नोन एज इन हिज लेटर ईयर्स? सो राजू अपने बाद के सालों में, लेटर ईयर्स में किस नाम से जाना जाने लगा था? सो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज राजू बिकेम नोन एज इन हिज लेटर ईयर्स? सो राजू अपने लेटर ईयर्स में कैसे जाना जाने लगा था? सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, द सेंट ऑफ मालगुडी, यानी कि राजू को सेंट ऑफ मालगुडी एक स्वामी के रूप में जाना जाने लगा था उसके लेटर ईयर्स में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द कैरेक्टर वेलन इन द नॉवल? सो क्या सिग्निफिकेंस, क्या महत्व है वेलन के कैरेक्टर का इस नॉवल में? सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, ही इज़ राजूज गलीबल फॉलोवर एंड हेल्पर इन हिज
स्पिरिचुअल रोल। सो फ्रेंड्स, ये मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपना स्कोर भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।